मेरा मानना है कि देश में सिर्फ दो जातियां हैं, एक अमीर की, एक गरीब की, और ये जातियां के अलावा देश में कोई अन्य जाति नहीं है। कहीं ना कहीं सब लोगों को इस आंदोलन में साथ आना चाहिए। ये नेशन बिल्ड का आंदोलन है, ना किसी जाति, वर्ग, मजहब, धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, SC ST OBC का नहीं है। क्योंकि अभी सर ने बताया कि अखिलेश यादव जी की शादी किससे हुई है। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ तभी रहता है जब तक आप गरीब हैं। जब आप अमीर हो जाते हैं सारा डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है और आपको अमीर करने के लिए आपको एजुकेट करना पड़ेगा। जिनको बाबा साहब की दुहाई तथा कथित सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लिबरल्स देते हैं, उन्हीं बाबा साहब ने कहा था कि रिजर्वेशन केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगा और वो भी टाइम फ्रेम होगा, उसके लिए 10 वर्षों के लिए रिजर्वेशन होगा। फिर इसको आपने कास्ट रिजर्वेशन में कैसे बदला? कि युवा क्रांति लाने में व्यस्त है और इसका अर्थ यही है कि युवा बदलाव चाहता है। देश में एक और आंदोलन चल रहा है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इस आंदोलन को बड़ी संख्या में सपोर्ट मिल रही है। अगर सोशल मीडिया पे बात करें तो 6.5 मिलियन के आसपास बताया जा रहा है। हालांकि अलग अलग प्लेटफार्म पर, कई प्लेटफार्म होते हैं आप जानते हैं सोशल मीडिया पे, तो कहीं पे 3 मिलियन, कहीं पे 4.5 मिलियन, कहीं पर 6.5 मिलियन, ऐसे इस पर लोग समर्थन कर रहे हैं। और उसके जो चेहरा बन के आए हैं, आप जान रहे हैं, हमारे पीछे खड़े हैं वो युवा हर्ष दुबे। बेबाक मासूमियत से किए गए सवाल लोगों के दिल को छू गए, और वो सवाल ऐसे थे जो उन्होंने अपने नीट अभ्यर्थी के रूप में हर चरण, ना सिर्फ नीट अभ्यर्थी के रूप में बल्कि पूरी शिक्षा के दौरान जो झेला था उसको बयां किया। उन्होंने कहा कोई रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं करता, और वो मासूम आवाज अब चेहरा बन गई है। चेहरा मासूम है लेकिन जब बात करते हैं तो तर्कपूर्ण करते हैं। लेकिन ज़रूरत थी एक कानूनी समझदारी की भी, संवैधानिक समझ की भी। उन्होंने फैसला किया, ये संविधान हाथ में है। वो वकील साहब के पास आए, बोले संविधान दिखाइए। मैं नीट का अभ्यर्थी हूँ, मुझे मेडिकल की जानकारी है, साइंस की जानकारी, लेकिन संविधान को और बेहतर समझना चाहता हूँ। तो ये वकील साहिबान हैं, उन्होंने ये संविधान इनको दिया जो मैंने हाथ में दिखाया। निर्णय किया है कि संविधान के सहारे उसी अंबेडकर साहब, बाबा साहब के संविधान के सहारे लड़ेंगे जिसमें हर रास्ता दिया गया है। सबसे पहले आपके पास आएंगे सर, आप कहना है। बिल्कुल हर्ष जी, आज आप सुप्रीम कोर्ट आए। मुझे पता है कि कोई याचिका वाचिका डालने नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में आने के पीछे आपके मन में क्या विचार आया? वो सर आपसे मैंने एक बार बात करी थी कि हम 2024 में जब बैठे थे तो हमारे साथ में कोई लॉयर नहीं आया। हम डेली यहाँ इसी पार्क में आते रहे, यहाँ बैठते रहे, लेकिन लॉयर हमारे लिए कोई नहीं लड़ा। क्योंकि हमसे वादे किए गए कि आपके लिए सलमान खुर्शीद को कर देंगे। किसने वादे किए? राहुल गांधी जी ने कहा था सलमान खुर्शीद को हम आपका लॉयर कर देंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा था हम आपके लिए कपिल सिब्बल को लॉयर कर देंगे, लेकिन कोई लॉयर आज तक हमारे साथ नहीं आया। तो सर लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं, आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। हमारी कोई ऐसी हैसियत नहीं है जो हम इन सर लोगों को हायर कर पाएंगे। लोग खुद ही अपने सपोर्ट से आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, सलमान खुर्शीद साथ नहीं है, कपिल सिब्बल नहीं, लेकिन हाँ, छात्रों के साथ मंच पे CJP के कुछ नेताओं के साथ देखे गए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। वो लोग लड़े, नीट पेपर लीक के मुद्दे पे लड़े। वो एक अगला अलग विषय है कि उसमें कई ऐसी चीज़ें भी आई जिन पर लोगों ने विरोध भी कहा, लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर छात्रों को लड़ाई में कोई भी एडवोकेट साथ है, उनको भी बधाई, धन्यवाद उनका। सबसे पहले इधर से शुरू करता हूँ, फिर आपकी तरफ आऊँगा। संविधान आप लोगों ने, आप तो एक ही चैम्बर में मैंने आपको देखा है, वैसे वो आप दोनों लोगों, तो आपने हर्ष को क्या बात कही है? बिल्कुल हमारे पास आए और हर्ष जी से हमारी लंबी बातचीत हो रही है, सुबह से ही हम लोग मिल रहे हैं। और कानूनी प्रावधान के अकॉर्डिंग कैसे आरक्षण को हटाया जाए, किस में मॉडिफिकेशन हो जाए। जो भारत का संविधान आपको 1950 से लेकर आज तक 2026 तक आपको आरक्षण का प्रबंध करता है, और उस आरक्षण प्रबंध के बाद जो उस आरक्षण का किसको लाभ मिला और किसको नहीं मिला, कौन वंचित रह गए, उन सब सारी चीज़ों पर, और कितना लाभकारी वो संविधान का प्रावधान अभी तक हुए हैं। चंपकम दौराई राजहंस से लेके जितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए हुए हैं इस पर, अशोक ठाकुर तक, क्रीमी लेयर, OBC, SC ST, सारी चीज़ों पर एक एक चीज़ पे उन्होंने, मैंने कानूनी, मैं, विशाल जी, सूर्य प्रताप सिंह जी, शिवम जी, सब लोग उनको बढ़िया से समझा दिए हैं एक एक चीज़। और जो भी इनको हमने आश्वस्त किया है कि इस पूरे आंदोलन में हम आपके साथ प्रो बोनो खड़े हैं। जहाँ ज़रूरत हो कि हम कोर्ट के अंदर हो, चाहे संसद के अंदर प्रतिवेदन देना हो, वो प्रतिवेदन को ड्राफ्ट करेंगे, उस प्रतिवेदन में आपके साथ चलेंगे। पूरे मुहिम में हम साथ हैं, विधि सम्मत कार्य करेंगे। CJP की तरह नहीं, कि किसी और प्रोटेस्ट की तरह नहीं कि हम कोई अनैतिक काम करेंगे, क्योंकि हम वकील हैं, हम संविधान के छात्र हैं। तो संविधान के दायरे में रह के ही जो भी प्रतिवेदन बनता है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का अधिकार है, वो कानून को परिवर्तन करने का भी अधिकार है। तो हमारा पहला प्रतिवेदन ऑनरेबल पार्लियामेंट के पास जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाएगा, पार्लियामेंट को हम अपना प्रतिवेदन देंगे लिखित में। वहाँ से चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ पे हमारी क्या मांगे, हमारी मांग पे क्या कार्रवाई होती है, वो फिर हम आपको अलग दूसरे एपिसोड में बताएंगे। फिर उसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे बाकी चीज़ें। विशाल सर,
यहाँ पर अभी जो आंदोलन देखा निश्चित तौर पे बहुत अच्छे कॉज के लिए था, क्योंकि लोगों ने नीट पेपर लीक हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, उसके दबाव में कह लीजिए कानून भी बना। लेकिन कई चीज़ें उसमें देखी गई। वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी के, वो मन से कहते रहे कि आंदोलन को हम गांधीवादी तरीके से करेंगे, एक हाथ में हमारे संविधान होगा, अम्बेडकर साहब की तस्वीर होगी। लेकिन उसके बावजूद वो आंदोलन में भाषा की अभद्रता और कहीं ना कहीं हिंसा हो गई। कौन जिम्मेदार थे, क्या थे? तो ये अब हर्ष को आप क्या सलाह देंगे, किस तरीके से? क्योंकि जैन जी जो बहुत ही नए तरीके की सोच के लिए जाना जाता है, उस पर यह धब्बा अच्छा नहीं लगता। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी नेता हैं सब जाति आधार की राजनीति करने के चक्कर में रिजर्वेशन को जाति आधार पे बना दिए। जो 4 फाउंडर रहे हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो चाहते थे कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों जो पीछे छूट गए हैं उनको मेन श्रेणी से जोड़ा जाए। ये बातें जो राजनेता लोग थे वो भूल गए और इसी के कारण जाति आधार पर आरक्षण देने की बात करें। और आज हम देख रहे हैं कि जो जाति आधार पर आरक्षण मिल रहा है उसका खामियाजा ये मिल रहा है कि जो अमीर हुआ है वो अमीर होते जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। और SC ST समुदाय में हम लोग देख रहे हैं कि कोई क्रीमी लेयर नहीं है, जिसकी वजह से जो SC ST लोग हैं जो आगे बढ़ जा रहे हो, IAS IPS डॉक्टर बन जा रहे हैं, वो अपने ही समाज के लोग से छुआछूत की भावना रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है कि इन सब सारे बदलाव को करके एक ऐसा रिवॉल्यूशन किया जाए जिससे कि संविधान को, पार्लियामेंट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़े। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहा है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म की जरूरत है। 75 साल से हम एक कानून को लेकर चल रहे हैं, उस कानून को बदलने की जरूरत है, क्योंकि सामाजिक संरचना बदली, इकोनॉमिक संरचना बदली, तो बहुत से OBC वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जो अब सामान्य श्रेणी में जुड़ चुके हैं, जो मेन धारा में जुड़ चुके हैं, उनको अब हटाने की जरूरत है। और इसके लिए कई सारे लॉ कमीशन के रिपोर्ट भी आए। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार व्यवस्था भी बनाने जा रही थी कि OBC की जो 4 वर्ग हैं जो इनको अब रिजर्वेशन की सुविधा कम कर देनी चाहिए, 27% से 7% दे देना चाहिए, और बाकी की जो OBC के लोग हैं जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं उनको रिजर्वेशन ज्यादा देना चाहिए। लेकिन हर्ष से जब हमारी बात हुई, हमने एक पॉडकास्ट किया और इनकी साफ गोई कि हम कायल हैं। इन्होंने कहा कि मैं आरक्षण मतलब रिजर्वेशन को नहीं मानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ डिजर्व के पास सीट जाए, रिजर्व के पास सीट ना जाए। उन्हें बचपन से जब किसी आदमी को जो वो आज जिस हालात में पहुंचा उसका जिम्मेदार आज के हालात नहीं है, उसके हालात वो हैं जब वो पैदा हुआ जिस घर में, और जब उसे स्कूल में भेजा गया तो पास सुविधाएं नहीं थी। सरकारी स्कूल इस लायक नहीं थे कि वो अमीरों के बच्चों का मुकाबला कर सके। स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि भोजन, जो तमाम स्कीमें चलती है, आंगनबाड़ी दे दो, उसे मजबूत बना दो, उसको पौष्टिक आहार, वो सब फेल हैं, जिसकी वजह से शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और उस एनवायरनमेंट जो होना चाहिए, उस तीनों की दृष्टि से वो बच्चा कमज़ोर होता है। तो आज आरक्षण देके आप समाज को, संस्थानों को, सबको कमज़ोर कर रहे हो। हर्ष यही बात थी ना, आप चाहते थे, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं कुछ गलत बोलूं, मैंने आपका जो एक्सप्लेन करा है, आप चाहते थे कि बचपन से वहां से फीड किया जाए, चाहे मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे जरूरत हो, ताकि वो जो आपके बराबर पहुंचे तो आपको मुकाबला देने के लिए पिछली कहानी उसके रोने के लिए ना हो। बिल्कुल हाँ, उसको शुरुआत से शिक्षा दी जाए। वो ऐसा ना हो कि लास्ट में आके हम आपको डॉक्टर बना देंगे लेकिन आप नेगेटिव मार्क लाके डॉक्टर बन जाएंगे, तो आप क्या सफल डॉक्टर बन पाएंगे? क्या उस MBBS की डिग्री का कोई महत्व रह जाएगा? क्या वो हॉस्पिटल चला पाएगा बंदा? तो वो जब लड़का उस डॉक्टर की डिग्री का कोई यूज़ ही नहीं कर पाएगा तो उस डॉक्टर की डिग्री तो उसके लिए व्यर्थ है ना। उसको शुरुआत से शिक्षा अगर दी जाती तो वो शायद चीटिंग देकर उस कॉलेज में नहीं पहुँचता, वो अपने हक से पहुँचता और उसको कोई ये थोप नहीं लगा पाता कि आप रिजर्वेशन से यहाँ पहुँचे हैं। ये भी तो एक बड़ी थोप है ना। भले ही उसको ज्ञान हो पूरा, लेकिन उसके ऊपर क्या थोप है कि आप तो आरक्षण लेकर, आप तो चीटिंग लेकर यहाँ आए हैं। बिल्कुल, तो ये मैंने इनके मन से ये निकाला जी। और इसमें एक चीज़ और आएगी। चूंकि मैं किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। रिजर्वेशन जिसके पास भी है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है, आर्थिक रूप से पिछड़े जो हैं, सवर्ण में भी हैं, उनको 10% है, तो वहाँ पर भी वो कह सकते हैं कि हमें 10% जैसे तैसे मिला है, बिल्कुल रिजर्वेशन खत्म करने की बात करें तो उनको कैसे समझाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि रिजर्वेशन खत्म करने की बात नहीं हो रही है और किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतना बड़ा विल नहीं है कि वो पूरे रिजर्वेशन को खत्म कर दे। इसमें हम लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, और रिफॉर्म किस आधार पे? आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पे इसलिए कि जो Tier 1 Tier 2 सिटी में रह रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS जैसे ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड में पढ़ रहा है, चाहे वो OBC का बच्चा हो, चाहे वो SC ST का बच्चा हो, वो सुदूर
हर गांव में सरकारी ओबीसी SC ST के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे कैसे कंपैरिजन उनका हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जिनके लोग घर के एक लोग या तो एजुकेशन में आगे बढ़ गए हैं या फिर नौकरी में आगे बढ़ गए हैं और प्रमोशन का लाभ ले लिए हैं, रिजर्वेशन का लाभ ले लिए हैं, उनके परिवार में अब रिजर्वेशन ना मिले, गरीब के बच्चे को रिजर्वेशन मिले जिसको आज तक ये लाभ नहीं मिला है। आदरणीय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपए सेंट्रल से भेजते हैं, 19 पैसे नीचे जाके पहुंचते हैं। उसी तरीके से यहां से 50% रिजर्वेशन नीचे भेजा जा रहा है, मुश्किल से 3 या 4% रिजर्वेशन गरीबों को मिल रहा है। सही इनका व्यक्ति को मिल रहा है। जी इनका हक लोग खा जा रहे हैं, इसमें सुधार करने की जरूरत है। हर्ष, जी सर, बिल्कुल, क्योंकि एक बच्चा जो कबाड़ी वाले का काम कर रहा है वो दिन में 200-300 रुपए मुश्किल से कमा पा रहा है। एक बच्ची जो प्रेस का काम कर रही है 10 साल की, मैंने देखा है। परसों मैं रास्ते में जा रहा था, एक भैया लोग को इंटरव्यू करने लगे तो सामने ही मेरे 4 एग्जाम्पल दिख गए। एक दूध बेच रहा था, 10 साल का बच्चा है। एक 12-13 साल का बच्चा कबाड़ी वाली साइकिल लेके जा रहा था। एक ऐसे ही 10-11 साल का, मुश्किल 10 साल का भी बच्चा नहीं होगा, वो कबाड़े बीन रहा था नालों में से उठाकर। वो ऐसे काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको खाने की भूख भी तो है। वो 200 रुपये दिन में कमा पाएगा। क्या सरकार उस बच्चे को 200 रुपये और उसको शिक्षा नहीं दे सकती? अगर दिन का उसको 200 रुपये दे दिया जाए तो वो खाना चला पाएगा अपना, और सिर्फ उसको फ्री शिक्षा दी जाए तो वो पढ़ जाएगा बच्चा। वो अपने हालातों से लड़ने के लिए पढ़ जाएगा। तो उसको पढ़ाने का क्यों नहीं सोचा जा रहा है? सिर्फ ये क्योंकि हम PDA समीकरण, MY समीकरण, ये क्यों इस तरीके की राजनीति क्यों? ये PDA MY क्या होता है? ये क्यों नहीं कि हमें हर इंसान वोट देगा? PDA समीकरण, MY समीकरण, हम टीवी पे बस यही देखा कि PDA समीकरण से ही सत्ता बनेगी। कई बार ऐसा होगा, जब वीडियो चलेगी आप कहेंगे PDA MY समीकरण की बात करते हैं तो लोग कहेंगे आप खास समाजवादी पार्टी या किसी को बात कर रहे हो। लेकिन अभी जब थोड़े दिन पहले आया था तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी UGC का कानून है, उस पर भी काफ़ी हुआ कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है वर्ग को। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आपको लगती है वो जाति जनगणना भी कराने को सहमत हो गई बाकी लोगों से? वो भी तो यही चाहते हैं। हाँ, तो ये पूरी राजनीति ही उस तरीके से संलिप्त हो चुकी है। पूरी राजनीति पूरे देश को चला रही है और उसी को हमने गंदा कर रखा है। उसको स्वच्छ करने की ज़रूरत है आज, तो हम उसको स्वच्छ क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे सरकार पे देखो, दबाव के बगैर कुछ होगा नहीं। जो आप अभी आंदोलन में शामिल होकर CJP के देख चुके हो, तो वैसा दबाव अब OBC के लोग, अब SC ST के लोगों को समझाना भी आसान नहीं रहेगा ये प्लान। तो उतना दबाव कैसे? उसमें सारे लोग थे, आप भी थे, सारे धर्म जाति के लोग थे, क्योंकि एक मुद्दा NEET का हो गया था। लेकिन अब शायद लाभ की दृष्टि से लाभान्वित वर्ग उतना साथ नहीं पाएगा। तो क्या लगता है कि उतना दबाव बन पाएगा? कहीं ना कहीं जिसको लाभ मिलना चाहिए वहाँ लाभ पहुँच ही कहाँ पा रहा है। एक जिस समय ये संविधान कहीं ना कहीं लिखा गया होगा, मुझे नहीं पता उसकी नॉलेज, बट कहीं ना कहीं उसमें देखा गया कि SC ST के लोग ज़्यादा गरीब हैं। तो कहा गया कि इन लोगों को ही हम जो रिजर्वेशन दे देते हैं ताकि ये लोग ऊपर बढ़ जाएं। अब उनमें से कुछ लोग तो उस सुविधा का लाभ उठाकर ऊपर बढ़े होंगे, नहीं तो फिर पॉलिसी फेक है। तो बढ़े लोग, भाई वो पॉलिसी अच्छी निकली और लोग बढ़े, और उसमें से कुछ 15-20% लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए और वो संपन्न हो गया। अब वो 15-20% लोग पढ़ पा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जा पा रहे हैं, 3-3 लाख की कोचिंग उनके बच्चे अफोर्ड कर पा रहे हैं। उस बच्चे का कंपटीशन उस गाँव के बच्चे से, उस कबाड़ी वाली बच्ची से, उस स्त्री करने वाली लड़की से है। क्या वो बच्ची कभी उसके बराबर नंबर ला पाएगी? बिल्कुल, आप सभी बच्चों का दर्द समझ रहे हैं। आपके साथ में मैंने आपको कई बार देखा है, आप UGC के आंदोलन में भी साथ प्रमुखता से आगे बढ़ के रहे थे। जैन जी हैं, इनको आप इनके साथ आए आप सारे लोग। मुझे लगता है वकील साहब आपकी भी एज कम है तो जैन जी के आसपास ही होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। आप उससे पहले में है, मिलेनियम में है, लेकिन वो दर्द नज़दीक। हाँ, तो आप इन्हें कैसे देखते हैं कि इनका जज्बा, या इनको कोई, जैसे अब तो वकीलों का संविधान को लेकर सारी समझ दर से मिल जाएगी आप लोगों से, कितना लगता है कि आंदोलन जो चला रहे हैं कि बल मिल पाएगा? देखिए, बल तो मिल गया। सबसे बड़ा बल होता है विधि का बल। तो विधि का बल हमें मिल गया अपने भाइयों से, सभी लोगों से, जो लोग हमारे साथ खड़े हैं। आपने बताया कि मैं UGC के लिए मुखरता से लगा रहा। ये दर्द जो आज इस बच्चे के मुंह से बाहर आ रहा है ना, ये हर भारतीय नागरिक के दिल का दर्द है। ये केवल इसका नहीं है, ना ही केवल एक समाज का है, हर एक उस युवा का है जो बदलाव चाहता है देश में, और बदलाव के लिए वो खड़ा हो रहा है। अभी तक आप देखते होंगे युवा रीलबाजी में व्यस्त था, अब आप देख रहे हैं कि युवा क्रांति लाने में व्यस्त है। और इसका अर्थ यही है कि युवा बदलाव चाहता है। ऐसे में ये अकेले नहीं हैं। इनके मन से जो बातें निकली वो भले ही इनकी रही हों, लेकिन वो पूरे देश का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व कर रही हैं बातें, और पूरा देश चाह रहा है, पूरे देश का एक एक वर्ग चाह रहा है। आपने कहा कि कैसे SC वर्ग आएगा आपके साथ, कैसे OBC वर्ग आएगा,
सामान्य की आप बात कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, सामान्य ये जो नैरेटिव है ये हटाया जाए। ये सामान्य की बात नहीं कर रहा है बच्चा, ये कह रहा है कि हर वर्ग की बात कर रहा हूँ। कबाड़ी की बात की, प्रेस करने वाले कबाड़ी, प्रेस और जो नीचे दबा कुचला पिछड़ा व्यक्ति है उसकी बात कर रहा है, कमजोर की बात कर रहा कमजोर है। शोषित की बात कर रहा है। और सुनिएगा, हर एससी, हम अगर रिजर्वेशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं या ये कर रहा है, तो रिजर्वेशन में रिफॉर्म किसके लिए है? हमारे लिए थोड़ी है। रिजर्वेशन में रिफॉर्म उसके लिए है जो लोग, उन्हीं का हक उनके लोग खा रहे हैं। मतलब एससी के लोग, जो अभी विशाल भाई सिंह साहब ने ने बात कहा एससी के लोग एससी का हक खा रहे हैं, तो हम तो रिफॉर्म उनके लिए करवाना चाह रहे हैं। उनका पहला कर्तव्य है वो आके साथ खड़े हों। इसीलिए यह आंदोलन किसी एक विशेष वर्ग का नहीं है, जाति का नहीं है, ये पूरे भारत के नागरिकों का है। आप चूंकि इनसे कुछ ही उम्र में बड़े हैं, मिलेनियम कह लूं, और आपने यहाँ वकील बनने तक किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको लगी कि ये सामान्य वर्ग से होने के कारण कई बार आपको लगा कि शायद मेरे नंबर ज़्यादा थे लेकिन मुझे वो नहीं, तो वो अनुभव आपका कैसा है? हर्ष जैसा ही है या कुछ और है? बिल्कुल, वो जो अनुभव है मेरा नहीं, जो इस स्थिति से गुजरा हुआ है मोस्टली सब लोगों का है। वो सब लोग इस व्यथा से गुजर रहे हैं। और आज रिजर्वेशन रिव्यू रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। रिजर्वेशन में रिव्यू और रिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसको रिफॉर्म करेंगे तो आपकी राजनीति भी रिफॉर्म होगी। राजनीति कैसे रिफॉर्म होगी? जो जातिगत आधार बना के जो भी गंदे लीडर आए हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, अपनी राजनीति को चमकाए हुए हैं, वो नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। वो हमेशा अच्छे जो मेरिट वाले होंगे, अच्छे स्कॉलर वाले होंगे, जिसकी मानसिकता वाकई में देश के प्रति होगी अच्छी, वो वहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी अगर हम नीति बनाते हैं तो उस परिस्थिति, उस समय के हिसाब से बनाते हैं। कोई भी संस्कृति या सभ्यता होती है, वो समय के साथ अगर उसको रूपांतरित ना किया जाए या बदला ना जाए तो रूढ़वादी हो जाती है। और रूढ़वादी विचारधारा, कट्टरपंथी विचारधारा देश के लिए कभी भी हितकारी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये एक, और मैं चूंकि कुछ इत्तेफाक से कहिए कुछ युवा वकील भी साथ में है, जैसे सूर्य प्रताप सिंह जी, सही नाम ले रहा हूँ आपका मैं? जी बिल्कुल। आपका नाम बिल्कुल काफ़ी तो आपका शुभ नाम क्या है? शिवम तिवारी जी। आप भी युवा ही मैं शामिल कर लूंगा, मुझे पता नहीं एज कितनी, मैं जैन जी बोलूँ कि मिलेनियम बोलूँ? नहीं, जन जी का तो मैं कड़ा विरोधी हूँ। मैं जन एन हूँ, जनरेशन नेशनलिस्ट हूँ। हाँ। जो भारत माता को परम वैभव की ओर, सरकार किसी की भी हो उसके साथ कदम में कदम मिला करके चलना चाहता हूँ। रही बात रिजर्वेशन की, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि अगर ऑनरेबल, जिनको बाबा साहब की दुहाई तथा कथित सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लिबरल्स देते हैं, उन्हीं बाबा साहब ने कहा था कि रिजर्वेशन केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगा और वो भी टाइम फ्रेम होगा, उसके लिए 10 वर्षों के लिए रिजर्वेशन होगा। फिर इसको आपने कास्ट रिजर्वेशन में कैसे बदला? क्वेश्चन ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर रिजर्वेशन का बेस है कि सोशल बैकवर्डनेस, तो फिर सोशल बैकवर्डनेस सबसे पहले तय किसने किया? हु हेल इज द अथॉरिटी टू डिसाइड दैट हु इज द सोशल बैकवर्ड, हु इज द सोशल फॉरवर्ड? सोशल बैकवर्ड कौन होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे दोस्त क्षत्रिय हैं, मेरे दोस्त दूसरे कमेटी बनी, मंडल कमिशन बना, वो भी जज ही थे, उन्होंने ही तय किया। देखिए, किसी चीज़ को तय करने के लिए कमेटी बनती है, कई बार उसमें रिटायर्ड जज होते हैं, और जो निश्चित तौर पे कोई जज शामिल होते हैं या कोई सीनियर एडवोकेट कमेटी, तो हम मान के चलते हैं कानून के जानकार हैं, बुद्धिमान हैं, ज़मीन से सही तरीके से कलेक्शन करेंगे डेटा और उसके बाद तय करेंगे कौन सा। तो क्या हमें उस समिति के जो डिसीजन है, जैसे मंडल कमीशन ने तय किया, तो उस पर हम आवाज उठा तो सकते हैं, उंगली तो बिल्कुल एब्सोल्यूट, दुनिया में कोई एब्सोल्यूट नहीं है। आप पार्लियामेंट से भी कानून बना देंगे ना, तो जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर होगा, तो कोई कुछ कह देगा, मैं उसको एज इट इज मान लूंगा, जरूरी नहीं है। आपको मैं एग्जांपल दे के ये नरेशन बस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मायावती जी हैं, इनके फैमिली को रिजर्वेशन की 80 की जरूरत है क्या ये सोशल बैकवर्ड हैं क्या? और मेरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्ट सामने मिश्रा टी स्टॉल लगाता है, वो उनसे ज़्यादा सोशली बैकवर्ड है, वो उनसे ज़्यादा नीडी है रिजर्वेशन के लिए कि ऑनरेबल मायावती जी हैं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, या फिर सिटिंग सांसद हमारे चंद्रशेखर जी हैं, वो ज़्यादा रिजर्वेशन की ज़रूरत है? तो आपने तो यहाँ पर, अगर आपने जस्टिस किया होता, समाज का रिजर्वेशन नहीं होता, बाबा साहब के जरिए दिया हुआ नहीं होता, तो चंद्रशेखर आज MP नहीं होते। काश अगर उन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया होता, और उनके पीछे झंडा लेकर के वो लोग जो जय भीम का नारा लगाते हैं, वो भी अगर बाबा साहब को पढ़ लिए होते,
तो ये क्वेश्चन ना करते, क्योंकि सच्चाई ये है कि आपके समाज के लोगों ने आपका हक खाया है। आपके समाज के ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो गांव का सुदूर दलित का बच्चा पढ़ लिख जाए और वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि जब आगे बढ़ जाएगा तो वो अपने दलित नेताओं से क्वेश्चन करेगा कि आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन इतने पहले से मिला है, आपने मेरे लिए क्या किया। ऑनरेबल मायावती जी ने तो अम्बेडकर छात्रावास बनवाए ना, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दलितों के नाम पर केवल वोट बैंक लिया ना, कितने इंस्टीट्यूशन बना दिया है। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में और चंद्रशेखर जी से आह्वान करूंगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया में, दोनों यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन SC ST का उठा करके दे दिया। कितने दिन प्रोटेस्ट पर बैठे? क्या वहां पर उन छात्रों का हनन नहीं हुआ क्या? आपकी बात से एक और बात याद आई, मैं अभी उसमें ये चूंकि संविधान आपके हाथ में है, सबसे पहले मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, फिर ये एक बड़ा कंफ्यूजन है कि जय भीम का नारा जो है वो शायद SC ST के लोग लगाते हैं। जब संविधान हमारे ना हाथ है तो जय भीम तो हमारा भी नारा है। बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो ये कहना कि सामान्य जाति, ये कई इसमें झगड़े मैंने देखे, तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर की जयकार भारत रत्न करना चाहिए, जय भीम के नारे को बिल्कुल बोलना चाहिए, कोई बुराई नहीं, क्योंकि वही तो हमें रास्ता दे रहा है। हर्ष की लड़ाई का रास्ता इसी संविधान में हर्ष। तो ये जो बात कह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज क्या जो कह रहे हैं इस संविधान से वास्तव में है रास्ता? हाँ बिल्कुल, इसी संविधान से रास्ता है। अनुच्छेद 15, 4, 16, 4 पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का जो पावर है वो इसी संविधान में 368 में आप अमेंडमेंट करेंगे। उसके लिए पार्लियामेंट में बिल आएगा, लोकसभा में बिल जानी है, फिर राज्यसभा से पेश होनी है, दोनों जगह सभा से पेश होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति फिर उसमें साइन कर देंगे असेंट करके, और फिर उसके बाद जो है गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो कानून बदल सकता है, कुछ नया जुड़ सकता है, कुछ हट सकता है, कुछ एड ऑन हो सकती है, चीज़ें होती है। रास्ता यही आपको आर्टिकल 368 आपको रास्ता देता है। और मेरा सबसे बड़ा यह है कि इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो उसमें वो बनाने हैं, विधि का सवाल है या कुछ सार्वजनिक चीजें ऐसी, तो उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट JPC के पास मैटर जाता है कि आप पास में डिस्कस कर लीजिए, वो चीजें होती हैं। तो ये रास्ता यही संविधान देता है। और मैं सबसे बड़ी चीज जो क्लियर कर दूं एक लोगों के बीच में, वो है जय भीम। जय भीम और जो BR अम्बेडकर हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव, सबके समग्र प्रयास से ही संविधान है, और उसी संविधान से हम सबका रास्ता है, और यही संविधान हमें जीने का रास्ता दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक नागरिक का जो राइट्स हैं वो यही संविधान प्रिजर्व करता है। तो हम सबको जय भीम बोलना चाहिए। जय भीम किसी व्यक्ति, विशेष राजनीतिक पार्टी का नहीं है। बिल्कुल। तो ये कई बार जय भीम को आक्रामकता में लिए जबरदस्ती बुलवाया जाता है। बिल्कुल आपकी तरफ भी आते हैं, एक बार सर से पूछ लूं जो सवाल मेरे दिमाग में था। तो ये जो अभी हर्ष जो लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई में आपको संवैधानिक कोई छेद दिखाई नहीं देता। संवैधानिक रूप से सक्षम हो सकते हैं, लेकिन समय लग सकता है। क्या हो सकता है? नहीं, समय नहीं लगेगा। इसमें पार्लियामेंट का मानसून सेशन भी चल रहा है। अगर सरकार चाहेगी तो रिजर्वेशन के लिए एक कमेटी बैठाएगी, उसमें रिवॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, सामाजिक न्याय कैसे गरीबों को दिया जा सकता है, ये बताया जा सकता है। दो चीजें मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं। जब ये सरकार 2014 में चुनकर आई थी तो सबसे पहला इनका नारा था गरीबी हटाओ, और इसी नारे को मानते हुए सामान्य वर्ग के लोगों के लिए EWS आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो अब जरूरत है कि इस गरीबी के खाई को OBC वर्ग में, SC ST वर्ग में, जो एक बहुत बड़ी खाई बन गई है, उसको भी डुबाने की, खत्म करने की। क्योंकि मेरा मानना है कि देश में सिर्फ दो जातियां हैं, एक अमीर की, एक गरीब की, और ये जातियां के अलावा देश में कोई अन्य जाति नहीं है। क्योंकि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से इंटरकास्ट मैरिज भी हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ लोग लिव इन भी रह रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने कल वीडियो जब चलाई थी आपके साथी सूरज झा सर की, तो उसमें नीचे कमेंट ये बहुत आ रहे थे, पहले अपनी बेटी तो दो। ये बेटी क्यों मांगते हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले IAS वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने यही बात किया था कि क्या वस्तु है स्त्री, क्या वो अपनी मर्जी से शादी करेगी? वो उसके लिए कानून है जिससे चाहे करे। कानून तो रोकता नहीं ना, उसकी कानून की तो आवश्यकता नहीं ना। जी, कानून की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये लोग मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए हैं क्योंकि इनके समाज के, दलित समाज के, देश के सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च अदालत है, उसके सर्वोच्च जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था कि जब SC ST में क्रीमी लेयर आ जाएगा तो जो SC ST के अभी भी लोग अपलिफ्ट नहीं हो पाए हैं उनको अपलिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इनके समाज के नेताओं ने इनके मन में क्या डाल दिया कि अब आरक्षण खत्म करने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार कर रही है। और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस माध्यम से पूरे सही लोगों को ये कानून का फायदा देना चाहते थे, उन्हीं का पुतला वही लोग जला रहे थे जिनका के लिए वो बात कर रहे थे। और बिहार में सबसे पहले ये हुआ। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को सही चीज बताने की जरूरत है। अगर आप एजुकेशनली इन लोगों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। यही बताने की जरूरत है कि जब SC ST में क्रीमी लेयर नहीं लगेगा तो जो IAS का बच्चा है, IPS का बच्चा है, MP का बच्चा है, MLA का बच्चा है,
चाहे इंस्पेक्टर का बच्चा है, वो आपके सामान्य किसान वर्ग के घर के बच्चे से कहीं आगे होगा और आपका बच्चा किसान बन के ही मर जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, कई बार ये जो शादी वाली बात आई, इसका मैटर ये था, क्योंकि देखिए इसको अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कोई ब्राह्मणी लड़की, ठाकुर की लड़की, SC ST की लड़की, यादव की लड़की, लड़की को बोलते हैं, मैं इसलिए लड़की की बात ले रहा हूँ, लड़के की भी अपनी मर्जी जिससे साथ शादी करे, लड़की की भी अपनी मर्जी से शादी करे। जब वो अब विवाह किसी भी जाति में करती है तो उसे कानून नहीं रोकता है। नंबर जी, एक बात, जी। समाज वो अपना क्या करता है, जो रोकता है समाज को सजा मिलती है, जी। जो ऐसा करना चाहते हैं। यहाँ बात हो रही है, मैं उनको बता दूं, जो लोग ये कहते हैं इसके लिए कानून है, इसके लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है। जो इस तरह की शादी को रोकेगा, यानी कि लड़की किसी भी जाति धर्म की किसी दूसरी जाति धर्म में अगर शादी करती है, विवाह करती है, तो उसको कानूनी तौर पे पूरा संरक्षण है, इसलिए इस पर बहस नहीं हो सकती। जी। बेकार है। अगर वो कानून नहीं होता, अगर वो कानून नहीं होता तब हम इस पर बहस करते। तो इसके लिए बहस आप कमेंट में ना करें, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी कानून है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उस विषय पर रिफॉर्म की आवश्यकता नहीं। वो महिलाओं को, पुरुषों को, लड़कों को, युवाओं को, युवतियों को अधिकार है। अब आती रिफॉर्म की बात, मैं आपकी तरफ फिर आऊँगा सर। सूरज जी भी शायद उधर चले गए। आप दो ये जो बात है, ये आप बात कर रहे हो आर्थिक रूप की बात कर रहे हो, दूसरी बात आप जॉब में, शिक्षा में अवसर की बात कर रहे हैं। यहाँ एक मुद्दा और है जो अभी दूसरे रिफॉर्म की, उसके अलावा आपको जो अन्य तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? डिस्क्रिमिनेशन देखो, अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव जी कौन है, ओबीसी समाज से हैं, उनके यहाँ जाने कितने लोग काम करने वाले जनरल ब्राह्मण परिवार से भी आते होंगे। मोदी जी किस समाज से हैं, उनके साथ आज कौन ब्राह्मण बैठ कर डिनर नहीं करना चाहेगा। लोग कहते हैं खाना खाना चाहते हैं, तो भाई मोदी जी के साथ कौन खाना नहीं खाना चाहेगा, फ्लैक्स और मारेगा कि देखो मैं मोदी जी के साथ आज डिनर किया हमने। तो बात ये आज जातियाँ सिर्फ सर ने बताया दो ही हैं, अमीरी और गरीबी। आपको उस गरीबी में रखा जा रहा है ताकि आप वहाँ पहुँच ही ना सके। टीना डाबी के साथ कौन नहीं बैठना चाहेगा, उनके साथ कौन सेल्फी नहीं लेना चाहेगा। उनको ये बात बताई जा रही है, उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, बल्कि वो भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि उनको वहाँ अगर पहुँचा दिया जाए तो डिस्क्रिमिनेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, जो कि सरकारें नहीं करना चाहती हैं। ताकि क्योंकि वो सिर्फ लड़ा भिड़ा के जनरल की मेरा वोट बैंक जनरल है, मेरा वोट बैंक ये है, और इसमें लड़ाई दड़ाई करवा के और सत्ता में बैठना चाहते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर सरकारें नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल आपसे चाहूँगा, और इसके बाद आपकी जैन जी भी हमारे साथ हैं। तो मैं जैन जी को कागज, हाँ बिल्कुल, आइए प्लीज़। हाँ, देखिए, मैं रिजर्वेशन के बारे में यही बोलना चाहूँगा। अगर वन फैमिली वन रिजर्वेशन रहा होता शुरू से, तो आज ऐसा कंडीशन हो गई होती, कोई इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होता, हर फैमिली को मिल चुका होता। दो टूक बात आपने कह दी सीधी। बिल्कुल, अगर ऐसा होता, वही आप कह रहे थे, उसको इन्होंने एक समराइज करके एक लाइन में ऐसा होता तो फिर ये रास्ता बंद हो गया होता। और मैं इस कार्यक्रम का जब आगे करूंगा तो लास्ट में जैन जी को मौका दूंगा, इसलिए आप लोगों को रोका हुआ है मैंने, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी जंग है ये, और हम लोग आपके पीछे खड़े होने वाले हैं। से एक बात ये कही जाती है कि मैं जब कमेंट आते हैं उसमें लोग ये कहते हैं, चाहे हर्ष का पॉडकास्ट हो, चाहे अभी मैंने सूरज सर के साथ जो इंटरव्यू किया, कि उसमें बार बार लोग ये कहते हैं, भाई ये आरक्षण इसलिए ये नहीं है, कुछ नहीं हुआ, अभी जातिगत डिस्क्रिमिनेशन तो जारी है, भेदभाव जारी है। देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को जिस तरीके से मुगलों के बारे में गलत तरीके से एनसीईआरटी में पढ़ाया गया, वैसे ही सवर्णों के बारे में गलत तरीके से समाज में फैलाया गया, सिर्फ इसलिए कि सवर्णों के नाम से डरा के अपने जाति वोटों को लेकर हम विधायकी में जीत सके, मुख्यमंत्री बन सके और प्रधानमंत्री बन सके। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 500 सालों तक ओबीसी SC ST को पानी पीने को नहीं मिला और कुएं तक जाने को नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो 150 करोड़ की संख्या में 85% ओबीसी SC ST कैसे होते? तो ये गलत फैमिली जो है फैलाई गई है, और मैं मानता हूं कि इसको जो है जल्द से जल्द लोग खत्म करेंगे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया कि एनसीईआरटी से सारे मुगल आक्रांताओं के महिमा मंडन को खत्म कर दिया। ऐसे ही कोई आएगा एजुकेशन मिनिस्टर बनके जो इन बातों को भी खत्म करेगा कि 500 सालों तक पानी नहीं मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे ऊपर मुगल राज किए, हमारे ऊपर अंग्रेज राज किए, कभी सवर्णों का ऐसा राजकालीन आदेश कभी पारित ही नहीं हुआ। अगर हुआ है तो किसी लिपि में दिखाएं, किसी अभिलेख में दिखाएं, किसी इतिहास के पन्ने पर दिखाएं, वो कभी नहीं दिखा सकते। ये सिर्फ राजनीतिक जुमला है, इसे लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी जो लोग ओबीसी या SC ST के इस रिफॉर्म का विरोध कर रहे हैं, उनसे बस इतना कहिए कि जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी में और जो बाकी का रिजर्वेशन SC ST में मिल रहा है, वो आप ही के वर्ग के गरीबों को मिलेगा। देखिए, वो इस पूरे रिफॉर्म में आपके साथ आके खड़े होंगे और विरोध सिर्फ वही करेंगे जिनके फैमिली में पहले से इस रिजर्वेशन का फायदा ले
चुके या हैं। लालच है रिजर्वेशन, जी, या अपनी लालच जाति है। को आगे बढ़ने दिया, बोल जी, रहे हो आप। तो यही बात है, लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपको मुहरा बनाकर ये लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आप ही के समायोजन में बैठने के लिए कतराते हैं। कई सारे SC ST के लोगों को हमने देखा है जो आगे चल के DM बन गए, MP बन गए, MLA बन गए, अपने ही समाज के लोगों से साथ पानी नहीं पीना चाहते हैं, बैठना नहीं चाहते, उनके समायोजन में जाना नहीं चाहते, उनके घर में शादी नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमारा OBC से संबंध बने, जनरल कास्ट के लोगों से संबंध बने, SC ST से ना बने। अखिलेश यादव जी किससे शादी किए हैं? सामान्य वर्ग की महिला से शादी किए हैं। क्यों किए हैं इसका जवाब वो किसी को नहीं देंगे। उनकी फैमिली में जितनी शादियां हुई हैं सब सामान्य वर्ग से किए हैं। क्यों यादव में उन्हें लड़की नहीं मिली? तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इसमें लोगों को समझाने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है। वही SC ST का व्यक्ति, वही OBC का व्यक्ति इस रिफॉर्म में सबसे पहले आएगा। अगर उन्हें पता चल जाए कि ये 27% रिजर्वेशन OBC के 4 कास्टों को काटकर, जिसमें कि यादव जी लोग हैं, जिसमें कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं और तमाम लोग हैं, इन लोगों को काटकर जो गरीब OBC है उनको मिलेगा। देखिए इस आंदोलन को वही सफल कर देंगे। अब हमारे साथ एक और वकील साहब हैं जैन जी से। आप तो पक्का जैन जी से हैं एज के हिसाब से। ये बताइए, हर्ष जिस तरह आप ही के एज के हैं जी। और जिस जंग को वो लड़ रहे हैं, उन्हें आपके क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या चीज़ दिमाग में आ रही है, क्या चीज़ खास लग रही है? क्योंकि ये देखना है। देखिए, जहाँ तक अभी हर्ष जी ने बताया कि ये अपने ही समुदाय के लोग इनके रिजर्वेशन को खाए जा रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। क्योंकि जो गरीब किसान जो ST SC में दबे हुए हैं वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? उनके पास तो संशोधन ही नहीं पहुंच रहे हैं। जो रिजर्वेशन उनको चाहिए रियल में, वो रिजर्वेशन तो ऊपर जो IAS दलित हैं, क्रीमी लेयर खा जा रही है। क्रीमी लेयर जो भी है वो खा जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि अब इसमें रिफॉर्म होना चाहिए और जो क्रीमी लेयर है उसको लेके आना चाहिए, और जो ऊपर के जिनके पास अभी रिजर्वेशन है ना उनके पास से हटा के जो जिनको सच में ज़रूरत है उनको दे देना चाहिए। तो अंतिम समय फिर हम हर्ष की तरफ आते हैं। लास्ट सवाल हर्ष बस आपसे, चूँकि ये अब जो आपके पास सबसे बड़ी कई बार कानूनी चीज़ ऐसी होती है दिमाग को मतलब हमारे आपके बस की हुई हैं, उसमें एडवोकेट्स ही होते हैं। तो अब आप कितना कॉन्फिडेंस पा रहे हो इस सुप्रीम कोर्ट में यहाँ खड़के? इतने सारे युवा और सीनियर सब तरह के एडवोकेट आते हैं। हो सकता है कुछ एडवोकेट इस तरह के जो आपकी मन की बात भी समझ सकें और वो इन्हीं के जूनियर उनको समझा सकें कि एक्चुअली जैन जी सोचता कैसे है। अब इन सर लोगों का बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी औकात नहीं है कि इन सर लोगों को हम हायर करके या फिर कभी हमें प्रॉब्लम में आए तो हम इनसे करवा सके अपना काम। ये सहायता करेंगे तभी हम अगर कोई प्रॉब्लम में फंसेंगे तो निकल पाएंगे। और कहीं ना कहीं सब लोगों को इस आंदोलन में साथ आना चाहिए। ये नेशन बिल्ड का आंदोलन है, ना किसी जाति वर्ग मजहब धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, SC ST OBC का नहीं है। क्योंकि अभी सर ने बताया कि अखिलेश यादव जी की शादी किससे हुई है। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ तभी रहता है जब तक आप गरीब हैं। जब आप अमीर हो जाते हैं सारा डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है। और आपको अमीर करने के लिए आपको एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट करने के लिए आप तक शिक्षा मुफ्त पहुंचानी पड़ेगी। बिल्कुल, दो टूक बात। तो ये थी बात हर्ष दुबे की और उनके साथ में आए हुए वरिष्ठ एडवोकेट की, और युवा एडवोकेट भी हैं। तो आपने सुना है, सारा डिस्कशन सुना है। कुल मिला के सारे लोगों का राय है कि जिस तरीके से बी द पीपल ऑफ इंडिया संविधान में आपके लिखा हुआ है, तो हम लोग सब इंडियंस बने, जाति में ना बने। और इस निश्चित तौर पे ये मतलब ये भी समझ पा रहे हैं कि कुछ जातियों या कुछ समस्या है, उनको आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है डिस्कशन, ये जो भी लगता है इसमें बात करें, और आपको लगता है आप कोई चीज़ गलत लगती है तो इन लोगों से मिले आके उसका डिस्कशन हम लोग डिबेट करें। डिबेट होनी चाहिए ना। तो हो सकता है आप इनके साथ हैं, या ये अपने विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपनी मुहिम को थोड़ा सा और प्यूरीफाई, जैसे आपने कहा ना, हर तरह के सुधार की जरूरत बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हम सब इनके साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि संविधान में एक मूलभूत बदलाव हो जिसमें हर व्यक्ति जिसका राइट अभी तक नहीं मिल पाया है, जो वंचित है अधिकारों से, उसको अधिकार, जो समाज के निम्न लोग हैं जो वंचित हैं, वो मार्जिनल सोसाइटी चाहे उसमें किसी भी जाति का आदमी हो, जातिगत ना होकर के आर्थिक आधार पर चीजें होनी चाहिए। और इसके लिए हम मुहिम चला रहे हैं। हर्ष जी के साथ हम पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। जो कानूनी सलाह इनकी होगी, जैसे भी हम लोग मदद कर पाए हम उनकी पूरी मदद करेंगे। तो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आपने विशाल जी ने बिल्कुल बताया, अखिलेश यादव को उदाहरण दिया। हर्ष ने कहा कि मोदी जी किसी जाति से आते हैं, अलग अलग पूछें। मायावती जी किस जाति से आती हैं, या अखिलेश जी किस जाति, कौन उनके साथ खा के एक फ़ोटो डाल के अपनी सेल्फी खिंचा के नहीं डालना चाहेगा? कौन तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर पहुँचे? क्रिकेट टीम की बात करें, हम में से कौन ऐसा है जो सूर्य कुमार यादव के साथ एक सेल्फी के लिए तरसता नहीं है? वो छोड़ दीजिए, बिल्कुल नया लड़का मयंक यादव के साथ तरसता नहीं है। सब जानते हैं
रिंकू सिंह, जिनकी हमें पहले जाति नहीं पता थी, कुछ लोगों ने बताया कि एससी से आते हैं, हमें नहीं पता अभी भी वो किस जाति से आते। चलिए वो आते भी हैं तो हमें रिंकू सिंह 2 मिनट हमारे संग सेल्फी खिंचाएं तो हम पूरे परिवार को दिखाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन तरक्की के बाद नहीं है, और तरक्की शिक्षा से आती है, आपने कहा। तो इसी के साथ चलेंगे कि किसी तरह सरकार शिक्षा को बिल्कुल मुफ्त करे, ऐसा मुफ्त करे, स्वास्थ्य को मुफ्त जो है स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त करे, और ऐसा करे कि गरीब से गरीब के आदमी के हाथ में आसानी से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हों, ताकि बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से श्रेष्ठ हो, मजबूत हो। उसके बाद चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो ब्राह्मण से मुकाबला करने आए तो ना मानसिक रूप से कमज़ोर बैठे, ना शारीरिक, वो क्षत्रिय से मुकाबला करने आए तो कमज़ोर बैठे। और ऐसा भी ना हो कि एक किसी जाति का, जिसको आप पिछड़ी कहते हैं, SC ST कह देते हैं, वो लड़का सब तरह से सक्षम हो, और उसके बाद एक ब्राह्मण को कमज़ोर हालत में, आर्थिक कमज़ोर हालत में, एक क्षत्रिय को, एक कायस्थ को, एक बनिए को, जो भी जनरल कास्ट में आते हैं, उनको आर्थिक हालत में दयनीय स्थिति में होते हुए उन्हें बहुत अमीर मान लिया जाए, कागजों में उनको कोई सुविधा नहीं दी जाए। मैं भी मानता हूँ ये सब भी डिस्क्रिमिनेशन है, इसको भी हटाना चाहिए। कुछ ऐसा रास्ता आना चाहिए, सामाजिक सद्भाव हो, जाति के नाम पे लोग ना बटें और सब इंडियन हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये डिस्कशन कैसा लगता है, अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट जरूर दीजिए। हम कोशिश करेंगे अगर उसमें कोई तथ्य ऐसा मिलता है जो नेगेटिव कमेंट करते हैं तो हम निश्चित तौर पर उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.